नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माइंड एग्जाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे हिंदी व्याकरण में बिंदु दो था, वो था शब्द विचार। और शब्द विचार में हमने क्या पढ़ लिया था? उत्पत्ति के आधार पर और व्युत्पत्ति के आधार पर पढ़ लिया था। और जो हमारा तीसरा जो प्रकार चल रहा था वो अर्थ के आधार पर चल रहा था। ठीक है, अर्थ के आधार पर हमने शब्द को कितने भागों में? दो भागों में विभाजित किया था। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, अब बात किसकी चल रही थी कि अर्थ के आधार पर जो भेद है उसमें जो सार्थक शब्द है उन सार्थक शब्दों पे बात चल रही थी। सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं ये बात चल रही थी। तो सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं मैंने बताया था कि जो एकार्थी शब्द होते हैं वो सार्थक होते हैं, अनेकार्थी होते हैं वो सार्थक होते हैं, और जो विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, ठीक है, समुच्चय जो भिन्नार्थक शब्द होते हैं वो होते हैं, वो क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। ठीक है, तो जो अपने बात कर रहे थे उसमें अपन ने क्या पढ़ लिया था? तीन जो प्रकार थे वो पढ़ लिए थे। कौन कौन से तीन प्रकार पढ़ लिए थे? जैसे एकार्थी शब्द है उसके बारे में जान लिया था, अनेकार्थिक शब्द है उनके बारे में हमने जान लिया था, और बात चल रही थी विलोम शब्द पे। ठीक है, तो विलोम शब्द के बारे में हमने जान लिया था। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे पर्यायवाची पर। ठीक है, उसके बाद बात चलेगी निरर्थक शब्दों पर। ठीक है, तो जो हमारा बिंदु जो था मुख्य वो था शब्द विचार। ये हमारा मुख्य बिंदु है और इसमें चल रहा था कौन सा? अर्थ के आधार पर। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द में हमने बात कहां तक कर ली थी? हमने पढ़ लिया था क्या? एकार्थी शब्द है उनको जान लिया था। ठीक है, एकार्थी शब्द, अनेकार्थक शब्द, और विलोम शब्द। इनकी बात हमने कर ली थी। आज जो हमारा अगला जो प्रकार है विलोम शब्द के बाद आगे जो शब्द है उनकी बात करेंगे, वो है पर्यायवाची। तो चौथा प्रकार था वो है पर्यायवाची। अब पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ? पर्यायवाची का अर्थ है कि अगर किसी शब्द के स्थान पर कोई दूसरा शब्द प्रयोग में ले लिया जाता है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है? जैसे का जैसा ही होता है। ठीक है ना, वे शब्द जिनका अर्थ सम्मान होता है। ठीक है, अर्थ क्या होता है? सम्मान होता है, एक जैसा ही अर्थ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, अर्थात आगे लिख सकते हो क्या? अर्थात एक शब्द के समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। ये है, ठीक है, ये है पर्यायवाची की परिभाषा। ठीक है, अब पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जैसे जैसे पर्यायवाची में अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले किसका? अग्नि का।
अग्नि की बात करते हैं उदाहरण के रूप में, सबसे ज्यादा जो काम में आते हैं उनकी बात करते हैं। जैसे अग्नि है, अग्नि के कौन कौन से होते हैं, जो दूसरे जो समानार्थी शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं अग्नि के? अग्नि के समान दूसरे जो समान अर्थ वाले जो दूसरे शब्द हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो अग्नि के पर्यायवाची में अपन क्या पढ़ते हैं? एक तो पढ़ता है अनल, ठीक है, अनल होता है, अनल का अर्थ क्या होता है? अग्नि होता है, ठीक है। एक पावक होता है, पावक का अर्थ भी क्या होता है? अग्नि होता है। एक होता है कृषाणु, ठीक है, कृषाणु भी क्या होता है? अग्नि को ही कहते हैं, ठीक है, कृषाणु, ठीक है। इसके अलावा ज्वाला, ज्वाला भी अग्नि को ही कहा जाता है। इसके अलावा सीधा सीधा एक शब्द काम में लिया जाता है सबसे ज्यादा, देशज शब्द आग, ठीक है। तो ये क्या है? अग्नि के पर्यायवाची। चाहे तो अग्नि की जगह ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा शब्द ले लो, अर्थ क्या निकलना है? अग्नि या आग ही निकलना है, ठीक है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं, जैसे गंगा है, गंगा, गंगा की बात करें, नदी है गंगा, ठीक है। इसके अगर पर्यायवाची की बात करें तो गंगा का पर्यायवाची, जैसे गंगा के स्थान पर अपन क्या काम में ले सकते हैं? जैसे सुरसरी, सुरसरी, ठीक है। सुरसरी के अलावा भागीरथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुरसरी के अलावा भागीरथी कहा जाता है, भागीरथी, भागीरथी, ठीक है। इसके अलावा क्या कहा जाता है? गंगा को कहा जाता है देव नदी, देवपगा, ठीक है। ये सब नाम किसके हैं? गंगा नदी के नाम है, ठीक है ना। ये सारे नाम किसके हैं? गंगा नदी के। इसके अलावा भी कहा जाता है क्या? मंदाकिनी कहा जाता है, ठीक है, सुरधुनी कहा जाता है, ठीक है ना। मंदाकिनी लिख लो आप, मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी किसका नाम है? गंगा नदी को मंदाकिनी भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें अपन किसकी, जैसे कमल है, कमल का फूल, कमल की बात करें तो कमल का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? कमल के पर्यायवाची की बात करते हैं तो कमल के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? जैसे सरोज है, सरोज, जलज, पंकज, ठीक है, जलज, पंकज, ये सारे किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जैसे पुंडरिक है, पुंडरिक भी किसका होता है? पुंडरिक, ठीक है। ये सारे किसके हैं? ये कमल के पर्यायवाची हैं, ठीक है ना। और जैसे अपन बात करें किसकी, शत्रु की बात करें, जैसे शब्द आता है शत्रु, शत्रु का अर्थ क्या है? शत्रु का अर्थ होता है दुश्मन, ठीक है ना, शत्रु या दुश्मन। शत्रु, एक तो शत्रु को क्या कहते हैं? दुश्मन कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? शत्रु को, शत्रु को और कहते हैं क्या? दुश्मन हो गया। एक हो गया रिपु, रिपु यानी क्या होता है? रिपु भी दुश्मन या शत्रु को ही कहा जाता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे विपक्षी, ठीक है, विपक्षी, विपक्षी। और इसके अलावा जैसे बेरी, ठीक है, एक शब्द काम में लिया जाता है क्या? बेरी, ठीक है। ये सारे किसके? रिपु, एक रिपु। ये सारे जो शब्द हैं वो समानार्थी शब्द है किसके? शत्रु के, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? शत्रु के पर्यायवाची कहा जाता है। तो ये हमारे पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर जो मैंने बात की थी वो 4 प्रकार हो गए, ठीक है ना। और भी जो सारे अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको भी क्या कहते हैं? अर्थ के आधार पर विभाजित किया जाता है, सभी की बात करना। अब इसके बाद अपन बात करते हैं अगले प्रकार की। अगला जो प्रकार है वो है सार्थक में, ये सब पढ़ लिया। अब है निरर्थक। निरर्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये सार्थक में तो हमने एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब जैसे इनमें एक समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं, ठीक है ना। इसमें सार्थक शब्द में क्या होते हैं, एक और पढ़ लेते हैं। जैसे समानार्थक, समानार्थक, भिन्नार्थक,
शब्द, समानार्थक भिन्नार्थक शब्द। ठीक है, समानार्थक भिन्नार्थक शब्द का मतलब क्या हुआ कि वे शब्द जो मोटे रूप में समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं, वे शब्द जो मोटे या मुख्य रूप से बोल सकते हो मोटे रूप में तो समान अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। लेकिन क्या होता है, किंतु उनके अर्थ में इतना सूक्ष्म यानी थोड़ा सा अंतर होता है। लेकिन इनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म यानी बहुत कम अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है ना, कि उन्हें क्या करते हैं कि उन्हें अलग अलग प्रयुक्त, ठीक है ना, प्रयुक्त का मतलब क्या है कि प्रयोग करना। ठीक है, तो उनको अलग अलग प्रयुक्त करना पड़ता है। ठीक है ना, कुछ शब्द होते हैं जो मतलब बोलने में उच्चारण में तो सेम होते हैं, ठीक है ना, उच्चारण में समान होते हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म अंतर होता है। ठीक है, और क्या होता है कि उनको जो लिखने या उनको बोलने में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कर्म कर्म, ठीक है, कर्म कर्म, ये उच्चारण करते समय इनको क्या है, इनकी ध्वनि होती है, उनके अंदर में क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। कि स्वर में, जहां शब्द में स्वर रहित स्वर हो, वर्ण हो, स्वर रहित वर्ण हो, उसको क्या करना चाहिए, अल्प समय में ही बोल देना चाहिए, और जो स्वर सहित हो उसको थोड़ा सा क्या है, लंबे समय में बोलना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है। जैसे आधा वर्ण होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बहुत ही कम ध्वनि में उसको उच्चारित करते हैं। जैसे शब्द है कौन से, अस्त्र और शस्त्र, अस्त्र और शस्त्र, ये किनके लिए प्रयुक्त में होते हैं, ये हथियार के लिए, दोनों ही किसके लिए, हथियार के लिए। ठीक है, दोनों ही क्या है, हथियार, दोनों ही प्रकार, इनको दोनों का अर्थ क्या होता है, हथियार होता है। लेकिन अस्त्र कौन से होते हैं और शस्त्र कौन से होते हैं, फर्क इसमें यहाँ पे है कि अस्त्र क्या होते हैं, अस्त्र तो वो होते हैं जो जिन्हें फेंक कर मारा जाता है। ठीक है, जिन्हें फेंक कर मारा जाता है। ठीक है, वो तो क्या होते हैं, अस्त्र होते हैं। और शस्त्र कौन से होते हैं, शस्त्र होते हैं, शस्त्र कौन से होते हैं, शस्त्र होते हैं जिनको हाथ में रखकर वार किया जाता है। ठीक है, जिन्हें पास रखकर, पास या हाथ, ठीक है, हाथ में रखकर वार किया जाता है, वार किया जाता है। अब देखिए, फेंक कर मारने वाला कौन कौन सा होते हैं, फेंक के मारने वाले, फेंक के मारने वालों में कौन कौन से आते हैं, फेंक के मारने वाले में आते हैं जैसे एक तो जैसे तीर, तीर किसमें, कमान में डाल के छोड़ा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे बम होता है। ठीक है, और बम के अलावा जैसे भाला होता है। ठीक है, भाले को भी फेंक के मारा जाता है। ठीक है, इस प्रकार इसमें जैसे बात करें अपन शस्त्र में, शस्त्र में कौन से होते हैं, एक जो शस्त्र में होते हैं, शस्त्र में कौन कौन से होते हैं, जैसे लाठी, जैसे लाठी को हाथ में रख के क्या किया जाता है, वार किया जाता है, मारा जाता है। और उसके अलावा अगर बात करें अपन तलवार, ठीक है, तलवार भी किसमें आते हैं, शस्त्र में आते हैं। ठीक है, तो ये है अस्त्र और शस्त्र। इस प्रकार से क्या होते हैं, समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द होते हैं, जिनका क्या है, अंतर बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, और उनको क्या करना है, अलग अलग लिखना पड़ता है। देखिए, जैसे जैसे शब्द है, एक शब्द है क्या है, जैसे उपमान, उपमान है तो एक है अपमान, उपमान और अपमान में थोड़ा सा है, पहले जो स्वर है, पहला वर्ण है, उसमें ही अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। अब उपमान और अपमान में फर्क क्या है,
और अपमान का मतलब तो क्या होता है, अपमान का मतलब तो होता है निरादर, ठीक है, जिसका सम्मान नहीं किया जाता हो, ठीक है ना, निरादर, निरादर, ठीक है। इसका अर्थ तो क्या है, अपमान का तो निरादर। और उपमान का मतलब क्या हुआ, उपमान का मतलब होता है कि जिसकी उपमा, जिसे उपमा दी जाती है, ठीक है, उपमा, ठीक है, उपमा या संज्ञा, उपमा या संज्ञा, ठीक है, उपमा या संज्ञा। उपमान का अर्थ क्या होता है, उपमा या संज्ञा, ठीक है। तो ये होता है अंतर इसमें, किसमें, समानार्थक और भिन्नार्थक शब्दों में, ठीक है। जैसे अगम और अगम में क्या अंतर है, अग और अज्ञ में क्या अंतर है, ठीक है। और जैसे अभिज्ञ और अनभिज्ञ में क्या अंतर है, ठीक है। जैसे अरि और अरि में, अरि अरि जैसे दो शब्द है, कैसे है, अरि और अरि। एक तो शब्द होता है अरि, दूसरा शब्द होता है अरि, ठीक है। इस अरि का मतलब तो हो गया दुश्मन, दुश्मन या शत्रु, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, शत्रु, ठीक है। इस अरि का मतलब क्या हुआ, संबोधन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपने को, अरि और अरि में इस प्रकार के जो शब्द होते हैं समान, दिखने में समान होते हैं, लेकिन अर्थ में क्या होता है, भिन्नता होती है। उन्हें क्या कहते हैं, समानार्थक और भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। अब आगे अपन बात करते हैं निरर्थक शब्दों की। ये तो सार्थक शब्द थे, ठीक है। अब देख ली क्या है, इधर तो सार्थक शब्द है, ठीक है, इधर तो सार्थक शब्द है, ठीक है, और इधर क्या है, निरर्थक, ठीक है। अब देखिए, जैसे निरर्थक का मतलब स का तो मैंने बताया था, स का क्या होता है, सहित, स का तो क्या होता है, सहित, ठीक है। और निरर्थक का क्या होता है, नहीं, ठीक है, या अलावा, या भिन्न, ठीक है, ठीक है ना, या तो नहीं, या बिना, बिना भी बोल सकते हो, ना का अर्थ भी होता है, ठीक है। नी का अर्थ होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उन्हें कहते हैं निरर्थक, ठीक है। अब जैसे शब्द आ गया क्या, चाय, ठीक है। चाय का तो आपको पता है अर्थ कि चाय का क्या होता है, कि पीने का एक पेय पदार्थ है, ठीक है। लेकिन वाय क्या होता है, चाय वाय, चाय के साथ में एक शब्द प्रयोग किया जाता है, चाय वाय। वाय क्या होता है, एक निरर्थक शब्द होता है, ठीक है ना, ऐसा कोई शब्द नहीं है। जैसे पानी वानी, पानी वानी पिया कि नहीं, ठीक है। तो जो वाणी होता है, वाणी का कोई अर्थ नहीं होता, ठीक है, ये ऐसे ही प्रयुक्त किया जाता है। जैसे खर्चा शब्द है, खर्चा वर्चा, ठीक है। और जैसे इसके अलावा जैसे आप बात कर सकते हैं क्या, कि इसके अलावा जो अर्थ होते हैं जो वो क्या, कौन से होते हैं, जैसे और भी, जैसे दही सही, दही सही, सही होता है, सही नहीं होता है, सही, ठीक है। दही सही पिया कि नहीं, छाछ वाच, ठीक है। मतलब ऐसे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता और उन्हें क्या कर लिया जाता है, ऐसे ही प्रयोग में लेकर बोल दिया जाता है, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, उनको निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे परिभाषा में आपको इतना ही लिखना है कि वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता हो, ठीक है, और बोलचाल की भाषा में उनको प्रयोग में ले लिया जाता है। फिर आप ये लिख सकते हो कि इधर सार्थक और निरर्थक, आपको समझ में आ जाएगा कि सार्थक कौन से होते हैं और निरर्थक कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये है अपने अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब अगर अपन बात करें आगे, अंतिम जो है वो है विकार या रूप, ठीक है। विकार या रूप बोल सकते हैं अपन, ठीक है, रूप के आधार पर शब्द कौन कौन से, चौथा जो प्रकार है वो है विकार या रूप के आधार पर, परिवर्तन, रूप परिवर्तन के आधार पर, ठीक है। अब विकार एवं रूप परिवर्तन के आधार पर कितने प्रकार के, दो प्रकार, दो प्रकार के कौन कौन से, पहला है विकारी, दूसरा प्रकार कौन सा है, अविकारी, विकारी और अविकारी, ठीक है।
विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब विकारी का मतलब क्या हुआ? विकारी का मतलब हुआ कि विकार उत्पन्न होना, ठीक है, जिनमें जिन शब्दों में क्या हो, विकार उत्पन्न हो। विकार का मतलब उनमें परिवर्तन, अर्थ में परिवर्तन आ जाए, ठीक है, अर्थ या रूप में परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो, ठीक है, उन्हें तो क्या कहते हैं? विकारी कहते हैं। और अविकारी कि जिनके अर्थ में या रूप में कोई परिवर्तन नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप शॉर्ट में क्या? परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी कहते हैं। अब परिवर्तन का जो आधार है, परिवर्तन का आधार या परिवर्तन किस आधार पर क्यों होता है, तो वो देखिए, परिवर्तन किससे होता है? तो परिवर्तन होने का आधार क्या है, ठीक है, यानी परिवर्तन किन किन के आधार पे होता है? तो परिवर्तन होता है एक तो लिंग, ठीक है, दूसरा है वचन, उनके वचन में परिवर्तन हो, ठीक है, तीसरा कौन सा है? तीसरा है काल, और चौथा कौन सा है? कारक, ठीक है ना, कारक चिन्हों के अनुसार, ठीक है। तो ये जो है परिवर्तन, ये परिवर्तन होता है लिंग। लिंग में कैसे होता है? जैसे विकारी शब्दों की बात करें अपन, अविकारी की तो बात ये है कि कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? अविकारी में तो होते हैं जैसे क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण के अलावा अगर बात करते हैं तो जैसे संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, ठीक है, विस्मयादि बोधक है, ऐसे शब्द होते हैं ना, उनमें क्या नहीं होता है? विकार उत्पन्न नहीं होता है, तो उन्हें कहते हैं अविकारी। और विकारी कौन से होते हैं? विकारी जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, इनके क्या होता है कि इनमें क्या होता है? इनके लिंग, वचन और जो काल और कारक में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। जैसे समझने की बात करें तो जैसे एक शब्द ले लिया अपन ने, क्या संज्ञा शब्द, या जैसे एक शब्द ले लिया लड़का, ठीक है, अब लड़का शब्द है, इसके अगर लिंग की वचन, लिंग की बात करें, लिंग परिवर्तन होता है कौन सा? लड़का से लड़की बनता है, बनता है ना, ठीक है। इसी प्रकार एक जैसे छात्र शब्द ले लिया, छात्र, छात्र से अगर ये क्या है? छात्र क्या है? पुरुष, ठीक है ना, इनको अगर स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? छात्रा बन जाएगा, ठीक है, छात्रा बन गया। अब अगर इनके वचन की बात करें तो लड़की क्या है? एक वचन है, अगर इनके वचन की बात करें तो ये किस में बदल जाएगी? लड़कियां, ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, ठीक है ना, लड़कियां बहुवचन हो गया। छात्रा को अगर बदलें तो छात्राओं या छात्राएं, ठीक है, छात्राएं बोल सकते हैं या छात्राओं बोल सकते हैं, ठीक है। अगर अब काल की बात करें, काल की बात करें तो जैसे जैसे उसने क्या किया? मैंने खेला, ठीक है, मैंने खेल को क्या किया? खेला, वो तो क्या हो गई? पहले की बात जो बीत गया, ठीक है ना, खेला, ठीक है। अब खेल रहा है, वर्तमान की बात कि खेल रहा है, और पश्चात क्या? कि मैं खेलूंगा, खेलूंगा, तो ये क्या हो गया? ये क्या है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। काल में जैसे खेलना, खेल रहा है, खेलूंगा, जैसे राम खेल रहा था, जैसे राम ने क्रिकेट खेला, क्रिकेट खेला, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो? जैसे खेला की जगह पे आप क्या कर सकते हो कि राम क्रिकेट खेल रहा है, ऐसा भी लिख सकते हो ना, क्या? कि राम क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें तो राम क्रिकेट खेलेगा, राम क्रिकेट खेलेगा, ये क्या हो रहा है? ये काल के अनुसार, ये काल के अनुसार इसमें परिवर्तन हो रहा है। इसी प्रकार अगर कारक की बात करें तो कारक कितने अपने कारक होते हैं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध कहा कि अधिकरण में पर संबोधन है ओ अरे, ठीक है ना। तो ये जो कारक होते हैं, इन कारक के अनुसार क्या होता है? वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, जो कर्ता होते हैं, कर्म होते हैं, उनका पता लगाया जाता है, ठीक है। तो जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से पर में, ठीक है, संबंध
का, के, का, के, की, ठीक है। और अधिकरण, अधिकरण में, तो, पर, ठीक है। और फिर संबोधन, संबोधन में क्या होता है, अहो, अरे, ठीक है। ये जो सारे होते हैं ये क्या होते हैं, कर्ता, ये तो होते हैं कारक, ये तो क्या होते हैं, कारक, ठीक है। और जो ये जो है इन्हें बोला जाता है परसर्ग, इन्हें क्या बोला जाता है, परसर्ग या कारक विभक्तियां, ठीक है। परसर्ग या कारक विभक्तियां बोला जाता है इनको, ठीक है ना। अब देखिए इनके अनुसार कैसे प्रयुक्त होता है, वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, जैसे जैसे सोहन ने मोहन को क्या किया, को बुलाया, बुलाया, ठीक है। ये हो गया सोहन ने मोहन को बुलाया, या आप लिख सकते हो क्या, सोहन ने मोहन को पत्र लिखा, या सोहन ने मोहन को क्या किया, फोन किया, ठीक है। इस प्रकार से तो ये सोहन कौन है, सोहन, तो आगे जिसके आगे जिस शब्द या संज्ञा के आगे क्या लगी हुई है वो कारक विभक्ति, तो कारक विभक्ति किसके आगे लगी हुई है, सोहन की, तो ने कारक विभक्ति लगी है। तो ये कौन है, ये जो कारक विभक्ति लगी है उससे पहले वाला जो शब्द होता है वो क्या होता है, उस कारक विभक्ति का क्या होता है, कारक होता है, ठीक है ना। तो जैसे ये कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक कौन सा है, सोहन है, क्यों है, क्योंकि इससे आगे ने विभक्ति लगी हुई है। अब जैसे मोहन है, मोहन का पता करें तो मोहन क्या है इस वाक्य में, ठीक है। तो मोहन का पता करें तो ये विभक्ति कौन सी लगी है यहाँ पे, को, तो को विभक्ति कौन सी है, तो कर्म यहाँ पे किस कौन है, मोहन का कर्म का बोध हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है, इस प्रकार से क्या होता है, इसमें चेंज होता है। अब जैसे आप वापस लिख सकते हो कि मोहन ने सोहन को आने से मना कर दिया, आने से मना किया, मना कर दिया, ठीक है। अब अपन ने क्या कर दिया, वाक्य में परिवर्तन कर दिया, वाक्य में परिवर्तन कर दिया। तो मोहन ने किसके आगे, मोहन के आगे लगा, अब ने में विभक्ति कौन सी हो गई, कारक, तो यहाँ पे कर्ता कौन सा हो गया, कर्ता कौन सा हो गया, यहाँ पे इस वाक्य में मोहन कर्ता हो गया, क्योंकि जवाब कौन दे रहा है, मोहन दे रहा है, ठीक है। अब सोहन को आने से मना कर दिया, तो सोहन को यहाँ पे कर्म कौन हो गया, यहाँ पे कर्म सोहन हो गया, ठीक है। आने से यानी आने से यानी अलग होने के अर्थ में, ठीक है। तो अपादान, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है क्या, कि जो वाक्य में परिवर्तन होते हैं वो किसके आधार पर होते हैं, लिंग, वचन, काल एवं कारक के आधार पर भी वो परिवर्तन होते हैं। तो ये तो हो गए अपने विकारी शब्द, ठीक है ना। विकारी ये शब्द, इनकी बात अपने कर लिए। अब बात करेंगे अपन किसकी, आगे अविकारी। अविकारी कौन कौन से होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, इनकी भी बात अपन अलग से करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ेंगे।